नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे दिव्यास्त्र क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे कि आप सब एकदम सच में अच्छे हैं। और दोस्त, आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा की समितियां, यानी कि कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एग्जाम के लिए साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और इसमें मतलब समझने जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज की क्लास को हम और विस्तारित तरीके से इन समितियों से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो अक्सर हम जब तैयारी करते हैं अपने मूल सिलेबस को, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पढ़ते समय छोड़ देते हैं। जो आज आप जानेंगे क्लास में कि कौन से टॉपिक्स हम हमेशा छोड़ते रहते हैं और जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं हो पाती है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास कंटिन्यू करेंगे। एक बार थम्स अप कर दे जी भैया, हम ध्यान से एकदम सुनने के लिए तैयार हैं। और हमेशा मेरा दोस्त आप सब लोगों से यही विनम्र निवेदन होता है कि एक अच्छा स्टूडेंट वह होता है जो अपने हाथ में कॉपी और पेन को रखता है, और मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें जो डिस्ट्रैक्शन है उसमें सबसे बड़ा होता है कि भाई हम लोगों को जो है पढ़ते समय अपने ध्यान को एकाग्र रखना है। नहीं तो अगर आप ध्यान बटाएंगे तो फिर चीज़ें जो है वो मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक रुकती नहीं है, और इसीलिए हमको बहुत समय समय पर बार बार रिवीजन करना भी पड़ता है। अगर हम एकाग्र होकर के एक ही बार में चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ें तो मैं ये कहता हूं कि एक लंबे समय तक इमेज बनती है मस्तिष्क में, और वो इमेज बने इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ते रहें और अपने सपनों को पूरा करते रहें। तो शुरू करेंगे दोस्त। संविधान सभा, कल की क्लास हमने की थी आपका, जिसमें हमने जाना था कि संविधान में कितने लोग थे आपका संविधान सभा को बनाने वाले, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, किस तरह से हस्ताक्षर किए थे, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना था, क्या आलोचनाएं थी संविधान सभा की, उन सब के बारे में हमने जाना था। ओके, आज हम शुरू करते हैं। नोट बनाएंगे, बड़ा अच्छा सा लिखेंगे संविधान की समितियां। कोई बता सकता है मुझे संविधान को लिखने के लिए जो कमेटीज बनाई गई उनकी संख्या कितनी थी? संविधान की समितियां, कुल कितनी समितियां थी? दिल्ली पुलिस में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था ये 2020 की परीक्षा में। कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। संविधान निर्माण के लिए बताया किसी ने 7 बताया, किसी ने 13 बताया, किसी हमारे साथी ने 21 उत्तर दिया है, किसी हमारे साथी ने 284 आंसर दिया है, किसी हमारे साथी ने बताया है 299 कमिटीज बनाई गई थी, और इसमें से बहुत कम बच्चों का एक सही उत्तर है, और वो सही उत्तर क्या है उसको देखते हैं। नोट करिए। संविधान निर्माण के लिए आप अक्सर समितियां पढ़ते हैं, लेकिन ये पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण और परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, आप मिस कर जाते हैं। संविधान निर्माण के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी, कुल 22 समितियां। आज के बाद आप सबका एकदम सटीक आंसर आएगा। कितनी कमिटीज थी? 22 बनाई गई थी, यानी हम कह सकते हैं आपका ए टोटल ऑफ 22 कमिटीज, 22 कमिटीज वर फॉर्म्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। दूसरा प्रश्न आता है, इनमें बड़ी समितियों की संख्या कितनी थी, बताएं एक बार। टोटल कितनी समितियां बनाई गई हैं दोस्त आपका? 22 समिति। देखो समिति का क्या मतलब होता है, पहले ही समझना होगा। समिति का मतलब होता है कुछ लोगों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ सम पीपल। एक समिति का क्या अर्थ होता है? समिति मतलब कुछ लोगों का एक समूह होगा। आप सब लोगों को पता होना चाहिए, भारत में विभाजन के बाद में जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सभी 299 अर्थात 299 रह गए थे। इस बात को आप जानते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया 299 लोग थे। तो अब सबके काम बांटे गए कि भाई आप सबको क्या काम करना है, और उस काम के लिए आपके ग्रुप में कितने लोग होंगे। तो एक को तो प्रेसिडेंट बना दिया जाता था, उस समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता था, और उनके साथ में अन्य सहायक लोग भी होते थे जो उनकी मदद करते थे, और इसी ग्रुप को हमने क्या कहा? समिति कहा। तो समिति बात क्लियर है? आप जो बच्चे नहीं जानते हैं कमेटी का मतलब क्या होता है, समिति का मतलब क्या होता है, समिति का मतलब होता है लोगों का समूह। ठीक है, ये लोगों का समूह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम संविधान सभा की समिति पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं पर समिति कई संगठनों को मिलकर भी बनती है, लेकिन संविधान सभा के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, कमेटी का क्या मीनिंग हो गया? तो आप कहेंगे कमेटी का मीनिंग हो गया भैया ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें एक चेयरमैन हो, जिसमें एक अध्यक्ष हो। तो कोई भी जो कमेटी होगी उसका क्या होगा? हमेशा एक अध्यक्ष होगा, विच हैव ए चेयरमैन, विच हैव ए चेयरमैन। दूसरी शर्त क्या हुई? एक तो लोगों का समूह होना जरूरी है, और दूसरी बात उसका एक चेयरमैन होना जरूरी है। तो जब सबको उनके काम डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि भाई आपको ये काम करने हैं, तो उनको कौन कौन से काम दिए गए, और उस कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर आपको जानना है, ये जो 22 समितियां बनाई गई,
इन 22 समितियों में 8 बिग कमेटीज थी, 8 बड़ी समितियां थी। कभी भी पूछेगा बड़ी समितियां कितनी थी? बड़ी समिति से मतलब क्या लोगों की संख्या ज्यादा होना? नहीं, मतलब उनके कार्य विशेष थे, बड़े कार्य, यानी बड़ा कार्यभार उनको सौंपा गया। और आपका 14 जो थी वो छोटी समितियां थी, 14 छोटी समितियां थी। यानी स्मॉल कमिटीज कितनी थी? आपका 14, और बिग कमिटीज कितनी थी? वो आपका 8 थी। ये बात याद रखेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक बात लिखेंगे, सबसे पहले हम समितियों को शुरू करते हैं क्रमवार तरीके से। पहले हम 8 बड़ी समितियों को पढ़ेंगे, ठीक है, उनके चेयरमैन कौन थे, और फिर हम 14, सारी कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उन 14 में से 8 आपका कौन सी जो आपका छोटी समिति है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, उन पर हम आज की क्लास में प्रकाश डालने वाले हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से पढ़ना, लिखेंगे। बड़ी समितियों को शुरू करेंगे, लिख लीजिए बिग कमिटीज, बड़ी समितियां। बहुत प्रश्न पूछते जाते हैं यहां से, बड़ी समितियां, बिग कमिटीज। बड़ी समितियों में सबसे प्रमुख नाम आता है, पहली समिति लिखेंगे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, जिसका एक अन्य नाम मसौदा समिति भी है, मसौदा समिति। और इसी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो, ड्राफ्ट से मतलब क्या होता है, मसौदे से मतलब क्या होता है, या प्रारूप से मतलब क्या होता है? एक छोटा सा शब्द होता है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का मतलब ही होता है मसौदा। जब संविधान बनाया गया होगा, समझना थोड़ा सा, तो जब लोग संविधान को लिख रहे थे, तो जो चर्चा होकर बात हुई सब लोगों की कि भाई हमको एससी के लिए ये प्रावधान करना होगा, एसटी के लिए हमको ये प्रावधान करना चाहिए, तो क्या वो चर्चा पहली बार में जो हुई उसी को मान लिया गया होगा, या उस पर विचार भी हुआ होगा कि नहीं इसमें ये बदलाव की जरूरत है? जैसे कि आज आप देखते हैं संविधान में आज भी संशोधन की आवश्यकता होती है, और कई बार संशोधन यानी अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं। तो मुझे बताइए, क्या संशोधनों की आवश्यकता होती होगी? जो भी आपका डिस्कशन होता होगा साथी, उस पर किसी अमेंडमेंट की जरूरत होती होगी या नहीं होती होगी? तो आप कहेंगे जी यस, बिल्कुल होती होगी। तो यही काम था प्रारूप समिति का, कि जब संविधान सभा जो भी सोचती है, जो प्रारूप समिति है उसका कार्य क्या था, उसकी फंक्शनिंग नोट करेंगे एक बार। इसका कार्य था प्रारूप पर विचार विमर्श करना, यानी भारत का संविधान कैसा होगा, प्रारूप पर विचार विमर्श करना, विचार करना। विचार विमर्श लिख लीजिए या विचार लिख लीजिए, एक ही बात है। यानी हम कह सकते हैं टू डिस्कस ऑन ड्राफ्ट, टू डिस्कस ऑन ड्राफ्ट। यानी जो भी हमारे संविधान के मूल्य हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे बताइए जो आपका उद्देश्य संकल्प था, या जिसको हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव, वो संविधान सभा की कौन सी बैठक में पेश किया गया था? तो वहां पर ये बातें की गई थी कि भाई हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, उसके मूल्य क्या होने चाहिए। तो फिर बाद में प्रारूप का मतलब यही था कि हम उन मूल्यों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना आज आप पढ़ते हैं, जैसे कहीं पर एक शब्द आया आपका कि हम भारत को लोकतंत्रात्मक, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई अनुच्छेद भारत के लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसको कहीं अवहेलित करता हो, या उसकी कहीं पर अवहेलना तो नहीं हो रही है। यानी जो हमारे संविधान के मूल आदर्श है वो बचे भी हुए हैं या नहीं। तो ये सबसे बड़ा काम प्रारूप समिति का था, और प्रारूप समिति के इसी कार्य की वजह से कि बाबा साहब इसके अध्यक्ष थे, तो बाबा साहब को संविधान का जनक कहा गया, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है उनको, क्योंकि वो इसी समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। मैंने कहा एक चेयरमैन होना जरूरी है, तो आप बोलेंगे इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, BR अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये क्या थे आपका, इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इनके साथ में कितने लोग और थे? तो इनके साथ में 6 अन्य सदस्य थे। क्या बोलेंगे, अध्यक्ष थे और इनके साथ में 6 अन्य सदस्य थे। कुल मिला के कितने लोग हुए? कभी भी पूछा जाएगा ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने लोग थे, तो अध्यक्ष प्लस 1। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कुल सदस्य कितने थे, तो 6 नहीं लिखने हैं, कुल सदस्य आप कहेंगे टोटल मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमेटी वर 7। अब वो 6 अन्य सदस्य कौन थे, ये भी महत्वपूर्ण बात है, उनको भी नोट करिए, उनके नाम भी अक्सर पूछ ले जाते हैं, परीक्षा में प्रश्न आता है निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो 6 अन्य सदस्य कौन कौन है उनको भी नोट करेंगे। तो पहला नाम जो उसमें आता है आपका, पहला नाम आता है आपका, अगर हम बात करें किनका, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, KM मुंशी जिनको हम कहते हैं, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, मुंशी। दूसरे व्यक्ति थे आपका, याद आसानी से कर सकते हैं आप इनको, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे व्यक्ति थे इसमें सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इनके लिए नोट कर लेना, ये असम के पहले PM भी हैं। असम के पहले PM कौन थे? PM बोले तो भैया प्राइम मिनिस्टर, जी हाँ,
आप सबको पता होना चाहिए 1937 में साथी आपका प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो वहां पर असम के पीएम चुने गए थे, लेकिन उसके बाद में तो पूरे भारत के लिए एक पीएम होने लगा था, तो 1947 में इस पद को खत्म कर दिया गया था। ओके, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है असम के पहले पीएम कौन थे। ठीक है, एन गोपाल स्वामी आयंगर, गोपाल स्वामी आयंगर ये चौथे सदस्य थे इसमें। पांचवें सदस्य इसमें थे आपका एन माधवराव, एन माधवराव। और छठवें सदस्य इसमें थे साथी आपका टीटी कृष्णमाचारी, टीटी कृष्णमाचारी। देखेंगे, देखो ये जो दो लोग हैं एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी, ये शुरुआत में जब प्रारूप समिति बनाई गई थी तब उसके सदस्य नहीं थे। इन्होंने दो लोगों का स्थान लिया, और वो दो लोग कौन थे याद रख लेना, एन माधवराव और टीटी कृष्णमाचारी। एन माधवराव तो बीएल मित्र की जगह आए थे, बीएल मित्रा भी उनको हम बोलते हैं, बीएल मित्रा की जगह। क्यों भैया? क्योंकि बीएल मित्रा जी जो थे साथी, इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से क्या कर दिया था, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था कि भाई मैं संविधान सभा के कार्यों के लिए असमर्थ हूं, मेरी जगह किसी अन्य व्यक्ति को चुन लिया जाए। तो एन माधवराव चुने गए। और टीटी कृष्णमाचारी जो आए थे वो डीपी खेतान जी के आए थे, डीपी खेतान। डीपी खेतान जी को क्या हो गया था जी? डीपी खेतान जी की डेथ हो गई थी। तो इनकी क्या हो गई थी बोलेंगे? डीपी खेतान जी की डेथ हो गई थी मृत्यु की वजह से। तो शुरुआती दो लोग बीएल मित्रा और डीपी खेतान थे, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया और इनकी डेथ हो गई। तो इनके अलावा ये 6 सदस्य और अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। देखो सारे नाम आप ध्यान से देखिए, कभी भी जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं है, तो आपको एक बात ध्यान देखनी है यहाँ पर कि सबके नाम के में भगवान कृष्ण जी का नाम आता है, किन्हीं भगवान जी का नाम आता है। और जो दो लोग अलग हो गए उनके नाम में कब कहीं भगवान जी का नाम नहीं आता है। ध्यान से देखेंगे, जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अंबे एक नाम आ रहा है, अंबे देवी है। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, कन्हैया किन का नाम है? भगवान कृष्ण जी का नाम है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण जी का नाम है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो आपका साथी मुस्लिम लोग होंगे तो वो यहाँ पर देख सकते हैं मोहम्मद और आपका अल्लाह दो शब्द आ रहे हैं, जो कि धार्मिक नाम है आपके। गोपाल किनको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं, गोपाल स्वामी अयंगर। माधव किनको बोलते हैं? एन माधवराव, कृष्ण जी को कहते हैं। और टीटी कृष्णमाचारी, यहाँ कृष्ण जी का नाम लिखा हुआ है। तो ये आपका थोड़ी देर के लिए आप इन चीजों को याद रख सकते हैं और हमेशा परीक्षा में इस बात को रिलेट करके रखेंगे। याद रहेगा? आया मजा? फिर से फोकस करिए। सिर्फ दो नाम थोड़े कठिन होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सब लोग जानते हैं ना, तो यहाँ पर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, तो मोहम्मद और अल्लाह जो लोग इनको मानते हैं तो उनके लिए वही ईश्वरीय रूप है। ठीक है, कृष्णा स्वामी, कन्हैया लाल, गोपाल, माधव और कृष्ण, दो लोग जो अलग हो गए उनके नाम में आपको देखेगा कृष्ण जी का नाम कहीं भी नहीं है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक की बात में किसी भी दोस्त को कोई परेशानी? अच्छा, अगली बात पर आते हैं। अब यहां पर ये सदस्य याद रहेंगे, तो सदस्यों की बात करते हैं। इनका काम क्या था? प्रारूप बनाने का। देखो नोट करना, संविधान का पहला प्रारूप, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला प्रारूप किसने बनाया था? फटाफट से आंसर करें। तो आप लिखना बी एन राव ने बनाया था, बी एन राव। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ, कभी भी प्रारूप समिति ना लिख देना, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? बी एन राव साहब ने बनाया। क्योंकि बी एन राव, इनके पास कौन सा पद था बताएं जरा, कौन सा पद था? तो आप कहेंगे भैया ये एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। तो इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने अपने साथ एक टीम लगा करके 60 कंट्रीज के जो संविधान है, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया। अब आप कहेंगे भैया संविधान तो बहुत बड़े होते होंगे कि बहुत दिन में पढ़े गए होंगे, मतलब विद टीम। अब जैसे अमेरिका का संविधान है, उसमें कितने अनुच्छेद हैं जरा बताएं मुझे। आप सब कहेंगे अमेरिका का संविधान ऐसा संविधान है भैया आपका कि उसको आप आधे घंटे में पढ़ सकते हैं, सिर्फ आधे घंटे में, और विद हेल्प ऑफ टीम आप पढ़ेंगे तो आप 10 मिनट में पढ़ सकते हैं उसको। तो बहुत देशों के संविधान, क्योंकि भारत का संविधान ही सबसे बड़ा है, उसी में मैंने आपको बताया थे 1,17,369 शब्द हैं, तो बाकी संविधान तो उससे छोटे ही हैं सारे। सभी दोस्तों ने बताया कि 7 अनुच्छेद उसमें हैं। तो इन्होंने जब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, एक मसौदा इन्होंने बनाया। ठीक है, एक मसौदा जब इन्होंने तैयार किया तो उस मसौदे में क्या था आपका, 243 आर्टिकल थे, यानी 243 अनुच्छेद थे, और साथ में आपका 13 अनुसूचियां थी। अनुसूची बोले तो शेड्यूल्स, अभी हम आगे चल के बात करेंगे अनुसूचियों में क्यों बांटा जाता है, 13 शेड्यूल्स। तो क्या, मुझे एक बात बताओ, तो ये जो पहला प्रारूप इन्होंने बनाया, क्या इसको एक्सेप्ट किया गया था या प्रारूप समिति वाले को एक्सेप्ट किया गया? तो आप बोलेंगे इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, यानी पहला प्रयास जो किया वो बी एन राव साहब ने किया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसी के बाद में फिर जो कार्य किया वो किसने किया? वो प्रारूप समिति ने किया। और जो पहला प्रारूप विफल हुआ उसके बाद में क्या बोलेंगे, यहां पर बात आती है प्रारूप समिति का फिर गठन होता है। तो किस डेट को प्रारूप समिति का गठन हुआ, इसको महत्वपूर्ण मार्क कर लेंगे। प्रारूप समिति का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, फॉर्मेशन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी को डीसी लिख सकते हैं आप, हाँ या ना? लिख सकते हैं भैया, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये पहला जो इसका गठन हुआ वो हुआ 29 अगस्त को, क्या बोलेंगे, 29 ऑफ अगस्त 1947। आपसे पूछे इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, तो बैठक इस दिन नहीं हुई थी, प्रथम बैठक अगले दिन हुई, फर्स्ट मीटिंग। प्रथम बैठक जो इसकी हुई वो हुई अगले दिन, अर्थात 30 अगस्त को।
30 अगस्त 1947 को, क्या बोल सकते हैं, सेरिमोनियल मीटिंग भी बोल सकते हैं, या आप इसको फर्स्ट मीटिंग भी कह सकते हैं। पहली मीटिंग, ये लोग बैठे आपस में, और जब इनकी पहली बैठक हुई तो इन लोगों ने फिर अपना काम भी शुरू किया। तो पूछा जाता है इन्होंने पहला प्रारूप कब बनाया था? पहला प्रारूप, फर्स्ट ड्राफ्ट बाई ड्राफ्टिंग कमेटी, फर्स्ट ड्राफ्ट बाई ड्राफ्टिंग कमेटी। अगले दिन ये लोग बैठ जाते हैं, और जो पहला प्रारूप आया था वो आया था 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। फिर उसमें बहुत सारे सुधार हुए। फिर आपका एक सेकंड ड्राफ्ट लाया गया कि भाई अभी इसमें ये कमियां हैं, उन पर डिस्कशन हुआ। तो पूछा जाता है प्रारूप समिति ने जो दूसरा प्रारूप यानी सेकंड ड्राफ्ट आपका प्रेजेंट किया था, तो सेकंड ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया था आपका कब? अक्टूबर 1948। और इसी बीच में यहां से यहां तक जो इनकी बैठक हुई थी वो हुई थी टोटल 141 मीटिंग्स। पूछा जाता है प्रारूप समिति की कुल बैठक कितनी हुई थी? 141 बैठक इनकी हुई, दूसरा प्रारूप यहां पर आया, लेकिन अभी भी बहुत सारी, क्या बोलेंगे, बहुत सारी खमियां या कमियां इसमें थी, तो उन खामियों को दूर किया गया लास्ट ड्राफ्ट में। फाइनल एक ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट का मतलब समझ गए ना, रिपोर्ट आई। तो जो अंतिम प्रारूप आया वो किस डेट को आया था? अंतिम प्रारूप, अंतिम प्रारूप बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रारूप आया था आपका 4 नवंबर 1948 को। मुझे इसकी डेट अभी क्लियर नहीं है थोड़ा, सेकंड ड्राफ्ट की, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में एक चिन्हित डेट का मतलब जिक्र नहीं आता है। तो ये 4 नवंबर 1948 बड़ा महत्वपूर्ण है कि फाइनल ड्राफ्ट कब आया। तो फाइनल ड्राफ्ट के बाद भी भैया क्या इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया? तो जो फाइनल ड्राफ्ट आया बहुत सारे लोगों ने उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि यहाँ भी संशोधनों की जरूरत है। और लगभग जो सुझाव आए, जो सजेशंस के लिए इसको छोड़ा गया कि भाई सब लोग इस पर अपना सुझाव दें कि सब इससे बात से एग्री हैं या नहीं, या अभी भी इसमें किसी सुधार की जरूरत है। तो कहते हैं कि यहाँ पर 7,000 से ज्यादा सजेशंस आए, यानी 7,000 से ज्यादा सुझाव आए कि इस बिंदु पर इस तरह के एक सुधार की आवश्यकता है, एक अमेंडमेंट की जरूरत है। लेकिन पूछा जाता है प्रारूप समिति में कितने संशोधन किए गए थे प्रारूप समिति द्वारा? तो यहां पर जो संशोधन किए गए थे, याद रख लेना, क्या बोलेंगे आपका, जब ये आपका अंतिम प्रारूप आ गया इसके बाद में जो संशोधन किए गए वो 2473 संशोधन किए गए। कितने संशोधन किए गए थे? 2473 अमेंडमेंट्स यहां पर किए गए, और भारत का संविधान तैयार हो गया। कितने संशोधनों के बाद? अंतिम प्रारूप आने के बाद भी। आप समझते हैं, मतलब हर बिंदु पर गौर दिया गया कि भाई कितने की जरूरत है। और इसके बाद में आपका इन संशोधनों के बाद में जो डेट आई वो थी 17 अक्टूबर 1949। कितने दोस्त बता सकते हैं इस तिथि या इस डेट का भारत के संविधान में क्या महत्व है? क्या महत्व है? आपको मैंने एक बात बताई थी कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था तो वो आंशिक रूप से लागू हुआ था। आंशिक रूप से जब लागू हुआ था तो कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? आप कहेंगे भैया तब आपका 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। पूर्णतः तो 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली आपका इंप्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। लेकिन जब वो 16 लागू हुए थे उनमें एक अनुच्छेद बड़ा विशेष है, अनुच्छेद 393। और अनुच्छेद 393 इसी डेट से रिलेट करता है, याद रख लेना, 17 अक्टूबर 1949 को ये कहा गया कि ये जो संविधान अब बन चुका है इसको बोलेंगे हम भारत का संविधान। मैं आपसे पूछूं भारत के संविधान का नाम क्या है, तो आप कहना भारत का संविधान। यानी हमारे संविधान का जो नाम है उसको हम बोलते हैं आपका क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपसे कभी भी पूछ लूंगा इस बात को कि भारत के संविधान का क्या नाम है, तो आप कहेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये बात हमने कब इस बात को हमने लागू कर दिया? 17 अक्टूबर 1949 को। और कभी भी आप भारतीय संविधान का आर्टिकल 393 पढ़ेंगे तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 393 क्या कहता है? अनुच्छेद 393 कहता है कि भारत का संविधान इसी नाम से जाना जाएगा। समझ रहे? तो हमारे संविधान का नाम, भारत का संविधान, किस दिन एक्सेप्ट किया गया था? क्योंकि आप संविधान पढ़ रहे हैं तो इसका नाम किस दिन एक्सेप्ट हुआ था? तो आप बोलेंगे 17 अक्टूबर 1949 को एक्सेप्ट हुआ था। बाबा साहब के साथ में ये 6 लोग थे जो काम कर रहे थे। 29 अगस्त को क्या हुआ था? आपका प्रारूप समिति का गठन हुआ। 30 अगस्त उनकी पहली बैठक हुई, और अंतिम प्रारूप तक उनकी जो बैठक हुई वो टोटल 141 मीटिंग्स हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगली बात आती है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से। देखो अभी हम इनको आपका ऐतिहासिक रूप से नहीं पढ़ेंगे, इनका क्या योगदान था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, क्योंकि ये चीज़ तो जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, और मैं आज ही आपको बता दूं जब हम हिस्ट्री को शुरू करेंगे तो उसको मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप तुरंत पॉलिटी पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे होंगे जो आप वहां पर जोड़ करके महसूस कर पाएंगे। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की बात मैं करता हूँ। अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे, इनका जन्म 1891 में हुआ, 1956 में इनकी डेथ हुई थी। या अगर मैं बात करूँ कि ये संविधान से, अभी मुख्य बात पर आते हैं कि ये जो भारत का संविधान बना था उससे खुश थे या ना खुश थे, या इनकी बहुत सारी चीज़ों पर जो इनकी चाहते थी उन पर आपका इनकी नाराजगी थी। तो आप जानते हैं कि भाई ये अब स्टेटमेंट आता, बाबा साहब ने ये कह दिया था कि भाई इसमें जो है, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस था कि भाई आप किसी मंदिर में, जो किसी मंदिर की स्थापना की जाती है तो वो भगवान जी के लिए की जाती है, और उसमें अगर भगवान का ही वास ना हो तब उसका क्या महत्व है। यानी वो कहना चाह रहे थे कि संविधान में जिन मूल्यों पर हमें, या जिन चीज़ों पर हमें, या जिस विशेष वर्गों का हमें ध्यान रखना था उनका हमने उतना ध्यान नहीं रखा जितना रखा जाना चाहिए था। तो वो बहुत सारे अमेंडमेंट्स को लेकर के नाखुश थे। यहाँ पर पूछा जाता है बाबा साहेब का किस सीट से चुनाव हुआ था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल, कहाँ से? वेस्ट बंगाल से चुने गए थे। भैया कहाँ के लिए चुने गए? मतलब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, आप जानते हैं हाँ या ना?
तो आप जानेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, संविधान सभा के लिए कहाँ से चुने गए थे? वेस्ट बंगाल से। और वेस्ट बंगाल में जब जहाँ से ये चुने गए तो वहाँ पे कौन थे? जोगेंद्रनाथ मंडल थे। जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपनी सीट खाली की थी, जोगेंद्रनाथ मंडल की जगह उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी थी, क्योंकि वो ये विशेष रूप से चाहते थे कि भाई बाबा साहब जो हैं वो संविधान सभा का एक हिस्सा बने। लेकिन आप सबको पता होगा कि भाई जब मैं बात कर रहा हूँ संविधान जो प्रारूप समिति है उसका गठन कब हुआ है, तो आप कहेंगे उसका गठन आज़ादी से पहले हुआ है कि बाद में हुआ है? थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, तो आप कहेंगे 29 अगस्त 1947, यानी कि भारत इस समय तक आज़ाद हो चुका है। और भारत जिस समय पर आज़ाद हो चुका है, यानी कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ वो भारत की आज़ादी के बाद में हुआ है। और भारत की आज़ादी के बाद में हुआ है तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, जब आपका 15 अगस्त 1947 को बात की गई थी, दो डोमिनियन होंगे, तो उन दो डोमिनियन में कौन सी बात कर दी गई थी? तो एक तो भारत और एक पाकिस्तान, तो एक पाकिस्तान तो इधर था और एक पाकिस्तान किधर था? इधर था। इसको हम बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी तरफ फैला हुआ था बताएंगे? देश एक ही था लेकिन फैला हुआ था कहां पर था? इधर था आपका पश्चिम पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। कितनी तरफ फैला हुआ था? दो तरफ पाकिस्तान फैला हुआ था। आप सबको पता होना चाहिए 1971 में ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये क्या हो गया था? 1971 में, इसका भी हम जिक्र करेंगे, ठीक है? हम जब भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसको हम आपका लगभग 1999 के कारगिल तक हम उसको पढ़ेंगे, ओके? तो 1971 में जब ये आपका यहाँ पर साथी आप जानते हैं इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, और इसी पूर्वी पाकिस्तान को हमने यहाँ पर अलग करा दिया, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष था। यहाँ पे उर्दू भाषा वाले लोग थे और यहाँ पर जो है बांग्ला भाषा वाले लोग थे। तो यहाँ पर इनके बीच में एक भाषाई जो विवाद था, ठीक है? और भाषाई विवाद में यहाँ के जो आपका बंगाल के फादर कौन है? शेख मुजब्बरुर रहमान। तो उन्होंने यहाँ पर आंदोलन चलाया, जिनको हम आपका बंगाल के पिता कहते हैं। तो 1971 में ये क्या बन गया? कहने की बात है ये बांग्लादेश। उन सब चीज़ों को हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वो इतिहास का ही विषय है। ये आज बांग्लादेश का मैप है, आप देख पा रहे हैं, ये भारत है अपना और भारत में इधर आपका ये क्या है? बांग्लादेश है। तो ये आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर खुलना है और जैसोर है। तो खुलना और जैसोर ये दो जगह थी आपका जहां से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के लिए चुने गए थे। लेकिन क्या आजादी के बाद में ये वाला हिस्सा भारत का रहा? तो संविधान सभा में के तो चुनाव पहले ही हो गए थे, तो बाबा साहब इस सीट से चुन लिए गए थे। लेकिन 1947 में क्या हुआ? तो बाबा साहब संविधान सभा का हिस्सा तो अब नहीं रह जाएंगे, क्योंकि ये वाला क्षेत्र तो चला गया पाकिस्तान के पास में। या तो वो पाकिस्तान की संविधान सभा में जाएं फिर, या फिर यहां से क्या बोलेंगे, उनका जो सीट है वो खाली हो गया, वैकेंट हो गया। तो अब स्थिति ये आई कि भाई सबने बोला कि बाबा साहब तो अब संविधान सभा में रह ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अब तक जो कांग्रेस में, जैसे वल्लभ, बस कहते हैं शुरुआती दौर में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में रहें। लेकिन जब उन्होंने उनकी कार्यशैली देखी, जब उन्होंने देखा उनका जो ग्रेट वर्क है, जो उनका बोलते कि उनका जो डिसीजन पावर था, उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी संविधान सभा में होने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई एक जगह खाली करनी होगी। तो इसके बाद में क्या हुआ था, जब ये सदस्य नहीं रहे तो ये जगह खाली की गई। कहाँ से? याद रख लेना, बाद में। और बाद में वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं जान गए ना? बाद में क्या बोलेंगे? बाद में बंबई की पूना सीट से चुने गए। बंबई की पूना सीट से, किस सीट से चुने गए थे? बाद में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत का विभाजन हो गया था। पूना सीट से चुने गए, इलेक्टेड फ्रॉम पूना सीट ऑफ बॉम्बे। तो भैया यहाँ पर पहले भी कोई रहा होगा ना, अगर पूना सीट थी तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। हाँ, यहाँ पर जो इस बार त्याग दिया, यहाँ पर याद रख लेना, जो आपका यहाँ पर जो सीट छोड़ दी थी, जो त्याग पत्र दे दिया था, वो थे M.R. जैकर। M.R. जैकर, ये नाम याद रखना है, M.R. जैकर, ठीक है? मुकुंद राव आनंद राव जैकर। और ये भारत के उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। जैसे M.R. जैकर हम बात करेंगे आपसे, तेज प्रताप सप्रू हुए, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये तीन उन प्रमुख व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930, 1931 और 32 में आयोजित हुए थे, उन तीनों में भाग लिया है। ओके, तो याद रखेंगे इस बात को। ये छोटी सी बात थी हमारी। आगे चलेंगे दोस्त, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे कौन सी? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति से पूछे जाते हैं। उसका गठन कब हुआ था आपका? फाइनल रिपोर्ट किस तरह से आई? भारत के संविधान का नाम किस दिन सुझाया गया? और अन्य समितियों की बात करेंगे तो दूसरी समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी। और इसके जो अध्यक्ष थे, तीसरी और कमेटी नोट करना, अध्यक्ष एक साथ लिखेंगे, संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नेहरू जी थे भैया। इतना आसान सा प्रश्न अब हमसे ना पूछो। फेडरल, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोलोगे? कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है? और चौथी कमेटी एक और नोट करें, राज्यों से संबंधित समिति, और राज्यों से संबंधित समिति, कमिटी रिलेटेड टू स्टेट्स। देखो,
अब आप सब लोग जानते हैं भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है। भारत किसका है? राज्यों का संघ है। और इसके प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री कौन थे भारत के पहले? तो ये काम दिया गया संघ और राज्यों से संबंधित समिति का, क्योंकि ये बात तय थी कि भाई जो प्रधानमंत्री होंगे वो नेहरू होंगे। तो इन समितियों के प्रमुख कौन बनाए गए कि संघ और प्रांतों से संबंधित जो भी कारोबार है वो दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू जी को। तो कौन इनके अध्यक्ष बने थे? तो आप बोलेंगे भैया संघ, संघ से रिलेटेड कभी भी आएगा आपका तो हम बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि संघ और राज्यों का काम भैया प्रधानमंत्री का होता है। और ये प्रधानमंत्री जो है आपके पहले नेहरू तय हो चुके थे। ओके, पांचवी कमेटी नोट करेंगे जरा। पांचवी कमेटी थी नियम और प्रक्रिया समिति। किसी भी देश में नियम और प्रक्रिया कौन बनाता है? नियम और प्रक्रिया समिति। नियम और प्रक्रिया समिति, नियम का मतलब रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, रूल्स एंड प्रोसीजर, कि भाई जो संविधान सभा कार्य करेगी तो उसके क्या नियम होंगे, क्या प्रक्रियाएं होंगी। और एक समिति और बनाएगी आपका संचालन समिति, नियम और प्रक्रिया, और हर रोज का संचालन इस प्रकार होगा। संचालन समिति, जिसको स्टीयरिंग कमेटी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टीयरिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। तो नियम और प्रक्रिया कौन बनाता है या संचालन कौन करता है किसी राज्य या देश का? तो आप कहेंगे भैया राजा करता है, राजा। तो ये काम दिया गया राजा अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये छोटे छोटे मैं हिंट आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप चीजों को याद रख पाएं, थोड़ा सा रिलेट कर पाएं। राजा क्या करता है बताएंगे? राजा मतलब अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी, वो भैया संचालन का जो काम है और नियम और प्रक्रियाएं किसी भी राज्य में कौन बनाता है? राजा बनाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। सातवीं समिति थी मूल अधिकारों के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक प्रश्न भी मैं आपसे पूछूंगा, जितने भी साथी बहुत दिन से पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको आंसर करना है। मूल अधिकार अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों बोले तो जो संख्या में कम होते हैं, माइनॉरिटीज की बात हम कर रहे हैं, संख्यकों, जनजातियों, जनजातियों एवं एवं बहिष्कृत, बहिष्कृत क्षेत्रों, बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित, क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति, सलाहकार समिति। यानी ये इस कमेटी का मतलब क्या था कि भाई इस कमेटी को ध्यान रखना है जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, जो ट्राइबल एरिया है, और जो साथी आपका क्या बोलेंगे बहिष्कृत क्षेत्र अर्थात एक्सक्लूडेड एरिया। अभी मैं आपसे प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, बहिष्कृत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, एक बार बताएंगे। बहिष्कृत क्षेत्र से यानी कि एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, अल्पसंख्यक अर्थात माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज, ट्राइब्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया। अब देखो ये बात समझनी है आपको, बहिष्कृत क्षेत्र। अब इसमें आपको मैं सारे शब्द बताऊं तो मूल अधिकार आप जानते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के अपने जो अधिकार हैं जिनका हनन नहीं हो सकता उनको मूल अधिकार हम कहते हैं। अल्पसंख्यक मतलब कि आपका जो हमारा देश था तो इसमें हिंदू मेजोरिटी है लेकिन बाकी वर्ग भी थे, इसमें आपका जैन भी थे, बौद्ध भी थे, मुस्लिम भी थे, तो वो सभी क्या था आपका माइनॉरिटीज थी अर्थात आपका अल्पसंख्यक थे। जनजातियों की अगर हम बात करते हैं आपका कि जो बिना किसी सुविधाओं के, बिना किसी सुविधाओं के एक बहुत ही वंचित वर्ग है, ठीक है, जो संख्या में बहुत कम है, तो उसको बोलेंगे जनजाति। और बहिष्कृत क्षेत्र, पहली बात तो क्वेश्चन आएगा आपका, इस बात को मार्क करके रखना, जो एक्सक्लूडेड एरिया है उसको कब डिफाइन किया गया? बहिष्कृत क्षेत्र या आंशिक रूप से जो बहिष्कृत क्षेत्र हैं इनको याद रख लेना, इनकी जो परिभाषा पूछेगा बहिष्कृत क्षेत्र को कब परिभाषित किया गया, यानी इसको कब डिफाइन किया गया? तो इसको डिफाइन किया गया है 1935 के एक्ट में। कहां पर डिफाइन किया गया है? 1935 के एक्ट में। और आप सारे लोगों को पता होना चाहिए, जब तक संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारत का शासन जो चलेगा वो किस एक्ट के अनुसार चलेगा? तो 1935 के एक्ट के अनुसार चलेगा। तो भैया बहिष्कृत क्षेत्र जब इसमें डिफाइन किया गया तो क्या बोला गया? यहां पर बोला गया वो क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल ट्राइब, एसटी की बात हम कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब का महत्व हो, शेड्यूल ट्राइब का महत्व हो, और उनके अधिकारों को बचाने के लिए क्या चाहिए हमको? एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं एक आपका विशेष प्रशासन, या अगर और बात करें तो विशेष प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता होगी, यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो वल्लभ भाई पटेल जी को यह काम दिया गया कि भाई जो भी आपका एसटी है और किसी भी ऐसे क्षेत्र में है जो आपका बहिष्कृत क्षेत्र है, बहिष्कृत क्षेत्र, ठीक है, इसमें असम की बात नहीं की गई थी, आगे चल के जब हम सूची को पढ़ेंगे तो समझेंगे उस बात को। तो विशेष प्रशासनिक सुधार होंगे बहिष्कृत छात्रों के लिए, बहिष्कृत आपका क्षेत्रों के लिए। तो उससे संबंधित जो आपका साथी अध्यक्ष बनाए गए थे, यहाँ पे कौन बनाए गए थे? तो नोट कर लेना, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखने के लिए बड़ा आसान सा शब्द है वल्लभ भाई पटेल। देखो आपका अधिकार कोई छीन ले अगर, ठीक है, आप अल्पसंख्यक हैं, जनजाति हैं, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति बन रही है, एक मुख्य सलाहकार समिति, तो सलाह किससे लेंगे? सलाह ली जाएगी भाई से। सलाह किससे ली जाती है बताएंगे एक बार?
सलाह दोस्त किससे लेंगे आप? मैंने आपको बताया नियम और संचालन कौन करेगा आपका, तो आप कहेंगे भैया राजा अर्थात राजेंद्र प्रसाद जी। और जब कभी सलाह की बात आएगी, आपके अधिकार कोई छीन रहा हो घर में, तो आप किससे डिस्कस करेंगे? सबसे अच्छा है कि आप अपने भाई से डिस्कस करें, तो वल्लभ भाई। ठीक है, आगे चलें। नोट कर चुके दोस्त, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की, प्रयास करना, मैं धीरे से लिखता हूं और आप भी मेरे साथ लिखते हुए चलें, बहुत कमाल होगा। ठीक है, थम्स अप कर दें एक बार। हाँ भैया, हम अपने नोट्स, जो साथी अपने नोट्स खुद कर रहे हैं या खुद तैयार कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, बोलो भाई। मूल अधिकार अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइब एंड एक्सक्लूडेड एरिया। एक्सक्लूडेड एरिया कब डिफाइन किए गए? 1935 के एक्ट में। ओके, अब देखो यहां पर इसमें दो चीजें और जोड़ना, यहाँ क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया और इस क्षेत्र को जब इतना बड़ा कर दिया गया तो इसमें इनकी हेल्प के लिए दो सब कमिटीज भी बनाई गई थी। सब कमिटी मतलब समिति के अधीन काम करने वाली एक अन्य समिति को उप समिति या सब कमिटी कहते हैं हम, जो किसी कमिटी के अंडर में काम करें। तो यहां पर क्या बोलेंगे इसके लिए आपका साथी, दो उप समिति बनाई गई थी, जिसमें आपका पहली उप समिति थी, नोट करेंगे, पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार, जो बड़ा क्षेत्र है, तो एक बनाई गई थी मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है छोटा, तो ये समिति से छोटी समिति थी। ठीक है, इसको छोटी समिति हम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकार उप समिति जो बनाई गई, यानी कि फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी जो बनाई गई, भैया जो मैं लिखता हूं ये समझ में आ जाता है ना अच्छे से? मतलब ऐसा जो पेन की वजह से, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि ये साफ लिखा हुआ है, आप सब लोगों तक भी साफ पहुंचता है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे आपका कौन? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कौन थे? इसके अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। इसकी हेल्प कर रहे थे जो आपका मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति थी। और दूसरी जो समिति इसमें बनाई गई थी, दूसरी समिति बनाई गई थी आपका अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक उप समिति, अर्थात माइनॉरिटीज सब कमेटी। क्या बोल रहे हैं भैया बच्चे, साफ दिखता है? ये बोल रहे हैं माइनॉरिटीज। भाई साहब माफ करेंगे, मैं किसी बच्चा बच्चा ऐसे बोलूं, बोले भैया बच्चे नहीं है हम बहुत बड़े हैं, वो फ्लो में आ जाता है। इसके लिए जो आपका अल्पसंख्यक उप समिति के जो बनाए गए थे वो थे आपका H.C. मुखर्जी। तो ये दो ऐसी उप समिति थी जो किसकी मदद के लिए, यानी कि जेबी कृपलानी और H.C. मुखर्जी साहब, इनको काम दिया गया वल्लभ भाई पटेल जी की हेल्प का। या बोलूं तो वल्लभ भाई पटेल जी को जो आपका कौन से क्षेत्र दिए गए थे? अल्पसंख्यकों के बारे में विचार रखेंगे वो, मूल अधिकारों के बारे में, और साथ में आपका जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के मामले के लिए उनको समिति बना करके दी गई। उनकी हेल्प के लिए दो आपका, जिसमें बड़े मुद्दे थे आपका, एक तो मूल अधिकार, तो मूल अधिकारों के लिए जो समिति बनाई गई उसमें जेबी कृपलानी साहब को, और अल्पसंख्यकों के लिए जो बनाई गई उसमें H.C. मुखर्जी को रखा गया। कोई दिक्कत? 8वें पे आते हैं दोस्त। बड़ी समिति मैंने बताई आपको, 8वीं बड़ी समिति थी आपका प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, असेंबली बोल रहा हूं सॉरी, सभा नहीं है ना, कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके प्रमुख कौन बने थे भैया? प्रांतों की जिम्मेदारी किसको दी गई थी बताएंगे? प्रांतों का एकीकरण किसने किया था? प्रांतों का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल जी ने। वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये हमारी 8 बड़ी समितियां हुई। एक बार फिर से नाम दिखा देता हूं आपको, इनके अध्यक्ष कभी नहीं भूलने हैं। प्रारूप समिति बोलेंगे, मेरे साथ बोलते चलें, इसके अध्यक्ष कौन थे आपका प्रारूप समिति के? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दूसरी मैंने बात की थी आपसे कहां से? संघ, और संघ के लेकर के प्रमुख कौन बनाए गए थे? नेहरू जी। राज्यों से संबंधित जो थी जवाहरलाल नेहरू। नियम प्रक्रिया और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार और साथ ही आपका अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए वल्लभ भाई पटेल। दो सब कमेटी बनाई गई इनके हेल्प के लिए। प्रांतीय संविधान प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, इनके लिए कौन बनाए गए थे? वल्लभ भाई पटेल। तो बड़ी समितियों से तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, लिखेंगे छोटी समितियां। अब ऐसा नहीं है कि ये सोचो कि भैया छोटी समितियों से प्रश्न नहीं आते, मैं ये कहूं छोटी समितियों को अगर आप विस्तार से जान लेते तो सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। लिखेंगे स्मॉल कमिटीज, छोटी समितियां, छोटी समितियां। स्मॉल कमिटीज, ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख आती है, लिखेंगे आपका, जिसमें सबसे प्रमुख आती है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग एड हॉक कमेटी। नेशनल फ्लैग सारे लोग जानते हैं, हमारा जो झंडा है उसका क्या नाम है जरा बताएंगे? तो आप बोलेंगे भैया तिरंगा हमारी पहचान है, हम सब तिरंगे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम सब तिरंगा फहरा सकते हैं या नहीं? हम सब, मैं अगर चाहूं आज के दिन इस कक्षा में तिरंगा फहरा सकता हूं या नहीं?
आप कहेंगे जी भैया आप अपने घर बैठे हुए तिरंगे को फहरा सकते हैं या नहीं? आप कहोगे जी भैया मैं फहरा सकता हूँ। लेकिन आप सब लोगों को पता है कि ये अधिकार हमको किस डेट से मिला है? ये मेरा आपसे प्रश्न है। पहले हम सब लोग ऐसे ही साधारणतः तिरंगे को नहीं फहरा सकते थे। पहले सिर्फ विशेष आपका अवसरों पर, सरकारी कार्यालयों पर, विशेष दिन, सरकारी जो आपका डिपार्टमेंट होंगे वही तिरंगे को फहरा सकते थे। आम आदमी को ऐसे तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। तो मेरा ये आपसे प्रश्न रहेगा, इसको कहीं किनारे पे आज ही जान जाओगे, रिसर्च का विषय नहीं है। इसके जो प्रमुख बनाए गए थे, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राष्ट्रध्वज समिति के, तथर्थ समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तिरंगा एक बड़ा विषय है, वो काम भी किनको दिया गया? राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। ठीक है, देखो अब हम तिरंगे के बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे। आप लोग क्या जानते हैं या नहीं जानते हैं? ठीक है, यहां बताएंगे मुझे फटाफट से, मुझे बताएं एक बार। जो हमारा तिरंगा है, तिरंगा फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? बताएंगे एक बार फटाफट से। या चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताओ, वो छोड़ो, चौड़ाई अनुपात लंबाई कितना है, यानी कि उसके ब्रेथ और लेंथ का रेशियो क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? हमेशा 2:3 होगा भैया। लेकिन कभी भी लंबाई और चौड़ाई पूछ ले, अगर लंबाई को पहले स्थान पर रख दे और ये लिखे लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो आप लिखेंगे 3:2, अर्थात लंबाई हमेशा 3 के अनुपात में रहेगी, लंबाई हमेशा चौड़ाई। जैसे मैं पूछूं किसी तिरंगे की लंबाई अगर 36 फीट है तो उस तिरंगे की चौड़ाई कितनी होगी? तो आप कहेंगे भैया तिरंगे की चौड़ाई तब होनी चाहिए 24 फीट। 3 फीट, 3 बराबर 36, 1 बराबर 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अच्छा ये भी बात ठीक हुई। मुझे बताइए जो अशोक चक्र है हमारे तिरंगे के बीच में, सबने देखा होगा ना फोटो, अशोक चक्र में तीलियां कितनी हैं? अशोक चक्र में जो तीलियां हैं वो कितनी हैं? तो आप बोलेंगे अशोक चक्र में भैया 24 तीलियां हैं, जो हमको ये दर्शाती हैं कि भाई 24 घंटे जो जीवन है ना वो निरंतर है, वो रुकता नहीं है। ठीक है ना, वो आपका क्या है, चलता रहता है। ठीक है, और 24 तीलियां हो गई तो छोटी सी बात हो गई। तीसरी बात, ध्वज संहिता कब आई थी? ध्वज संहिता, ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड हमारे देश में कब आया? ध्वज संहिता आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ध्वज संहिता आई थी 2002 में, 2002 में। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जब ध्वज संहिता आ गई यानी कि इससे पहले कहीं ध्वज को स्वीकार कर लिया गया होगा। तो ध्वज हमारे देश में कब स्वीकार किया गया है बताएंगे? यानी संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया था, ध्वज स्वीकारा गया था? ध्वज स्वीकार कब हुआ था? 22 जुलाई, जो हमारा फ्लैग को साथी, फ्लैग को आपका एक्सेप्ट या अडॉप्ट कर लिया गया, तो कब हुआ था आपका? 22 जुलाई 1947। ये छोटी छोटी चीजें जानते हैं। देखो फ्लैग कोड क्या है, ध्वज संहिता क्या है? तो ध्वज संहिता का मतलब है कि आप तिरंगे को कैसे फहराएंगे। ठीक है, जैसे हमारे देश में अन्य देशों का तिरंगा, तो हमारा तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए। हमारे देश में ट्रैफिक के क्या नियम है, बाएं हाथ पर चलने के या दाएं हाथ पर चलने के, बताएं जरा। तो आप कहेंगे भैया हमारे देश में ट्रैफिक पर चलने के जो नियम है वो है आपका बाएं हाथ पर, लेफ्ट साइड में। तो कभी भी जब आप यहाँ पर कुछ लोग तिरंगे को लेकर चल रहे हैं तो ये दाएं हाथ वाला जो व्यक्ति है इसके हाथ में तिरंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके हाथ में तिरंगा होगा तो हवा से इधर फहर सकता है और इधर से कोई आ रही गाड़ी उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसीलिए कहा होगा इस व्यक्ति का हाथ में तिरंगा होना चाहिए, इसके हाथ में होना चाहिए। तो इस तरह से मतलब तिरंगे को फहराने के क्या नियम है, उनके लिए आया था फ्लैग कोड। लेकिन फ्लैग कोड यूं ही नहीं आया, इसके लिए आपको जानना होगा, जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति के पास तिरंगे को फहराने का अधिकार नहीं था। इसके लिए नवीन जिंदल बनाम दिल्ली हाईकोर्ट का एक केस है जो बड़ा चर्चित है। नवीन जिंदल, जो जिंदल इंडस्ट्रीज साथी आप जानते होंगे, जिंदल मतलब बहुत सारे काम करती है आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, और बहुत बड़ा बिजनेस है। तो नवीन जिंदल मतलब वो टेक्सास में पढ़ते थे, तो उन्होंने देखा टेक्सास में, अमेरिका में, कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने यहाँ के फ्लैग को कभी भी फहरा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, आप कहोगे नहीं भैया हम तो फहरा सकते हैं, लेकिन ये अधिकार आज आपको मिला है उनकी वजह से, पहले नहीं फहरा सकते थे। तो उन्होंने आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका एक डेट है उसको नोट कर लेना यहाँ पे, नवीन जिंदल नाम से, तो याद रखेंगे तो आपको केस भी याद रहेगा हमेशा कि भैया ने ऐसे हमें बताया था। ये नवीन जिंदल, अब तो वो राजनीति में भी बहुत सक्रिय हैं, आप देखते होंगे। तो नवीन जिंदल जो है ये 22 सितंबर 1995 में, क्या बोलोगे, दिल्ली हाईकोर्ट में इन्होंने रिट दायर की थी। और दिल्ली हाईकोर्ट में जब इन्होंने ये रिट दायर की तो इन्होंने कहा कि भाई व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए झंडा फहराने का। लेकिन तब दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं माना था, बहुत लंबी उसमें बहस हुई। और याद रख लेना हमारे देश में जो झंडा फहराने का अधिकार हमको मिला, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट ने आपका डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो आया था आपका 23 को, 23 फरवरी 2004 में। और इसमें कहा गया था देश के नागरिक जब चाहें तब वो झंडे को फहरा सकते हैं, इससे पहले अधिकार नहीं था। देश के नागरिक जब चाहें झंडा फहरा सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता फहराना, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, फहरा सकते हैं। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे देश में एक प्रश्न भी बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि देश में आधिकारिक झंडा छापने का एकमात्र कारखाना कहां पर है।
जहाँ पर खादी के झंडे, यूँ तो बहुत सारी फैक्ट्रियों में आजकल झंडे बनते हैं, वो झंडा हम एक दिन 15 अगस्त 26 जनवरी को उसको बहुत सम्मान दिखाते हैं, फिर अक्सर कई बार हम देखते हैं कि कूड़ेदान में, सड़क पर इधर उधर, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है कि भाई हमको उसका सम्मान करना चाहिए झंडे का। ठीक है, आप देखोगे जहाँ पर देशभक्ति बहुत ज़्यादा होती है, हम अक्सर कई बार देशभक्ति की बात करते हैं लेकिन हम झंडे का भी सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो हम कहते हैं कि तिरंगा उन्हीं को संभाल के रखना चाहिए कि जो आपका 27 जनवरी को भी उसको सेफ रख सकते हैं और 16 अगस्त को भी उसको सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तब उन्हीं को अधिकार है। लेकिन बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूलों में उनको तिरंगा दे दिया जाता है, जो बच्चे उतना अवेयर नहीं होते हैं, उसका ही वो रिजल्ट है। तो कहने की बात यह है कि देश का नागरिक जब चाहे झंडे को फहरा सकता है। ठीक है, ये अधिकार हमको मिला। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया क्या झंडे का कोई अपमान भी तो कर सकता है? झंडे का अपमान भी तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या है? तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, लिखना है इसको। राष्ट्रीय सम्मान की जो भी चीजें हैं, जैसे आप कुछ उदाहरण लिखें राष्ट्रीय सम्मान का, किसी एक उदाहरण के द्वारा कोई नाम लिख करके आप मुझे बताएंगे राष्ट्रीय सम्मान आप किस साइन को या किस चिन्ह को आप समझते हैं या किस वस्तु को आप समझते हैं। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, अपमान की रोकथाम और रोकथाम अधिनियम 1971, 1971 में इसको लाया गया था। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर आप इसको पढ़ना छोड़ देते हैं। मैंने आपसे कहा था विस्तार से ना पढ़ने का नतीजा यही होता है कि परीक्षा में नए प्रश्न आपको देखने को फिर मिलते हैं। क्या बोलेंगे? आपका प्रिवेंशन ऑफ, रोकथाम करनी है हमको, प्रिवेंशन नहीं, प्रिवेंशन नहीं, प्रिवेंशन एक्ट लिखो। प्रिवेंशन एक्ट ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, नेशनल ऑनर। अब आप कहेंगे भैया जब नेशनल ऑनर की बात आती है, जब राष्ट्रीय सम्मान की बात आती है, इसमें एक तो हमारा संविधान आता है, संविधान की अवहेलना कोई करेगा तो उस पर कौन सा एक्ट का कार्रवाई होगी? राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971। संविधान हो गया राष्ट्रीय सम्मान में। एक आपका अगर हम बात करें हमारा झंडा हो गया, ठीक है। एक हमारा साथी अगर हम बात करें राष्ट्रगान हो गया, क्या हो गया? नेशनल एंथम हो गया, यानी कि हमारा फ्लैग, नेशनल फ्लैग, एक हमारा नेशनल एंथम हो गया और एक हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी अगर आप अवहेलना या इनका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो इस पर कार्रवाई होगी, मतलब जानबूझ करके। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे के पास तिरंगा था 15 अगस्त को और 16 अगस्त को आपने उसको देख लिया कि वह बच्चा उस तिरंगे को जो है आपका किसी तरह से आग के हवाले कर रहा है, तो क्योंकि वो बच्चे का जो काम है वो इरादतन नहीं है, ठीक है। उसने अगर हम बात करें इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। जानबूझ करके जब होगा तभी हम इस एक्ट के अनुसार कार्रवाई होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाना चाहूंगा जिससे आप झंडे के बारे में और भी कुछ जान पाओ। ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा करके आपको दिखाऊं तो आप मुझे बताना इस पे जो लिखा हुआ है उसको आप उस जर्नी को क्या पढ़ पा रहे हैं, थम्स अप करके बताना, तो काफ़ी कुछ आप जान पाओगे भारत के तिरंगे के बारे में। ये भैया आप पढ़ पा रहे हैं क्या? जरा बताएंगे। हाँ, वो मौलिक कर्तव्य भी है ये आपका यशस्वी त्रिवेदी जी, उसको भी हम पढ़ेंगे। ये बताएं दोस्त पहले, क्या इस पे जो ये हिंदी भाषा में लिखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये आप पढ़ पा रहे हैं? यस यस यस, थोड़ी सी आप क्वालिटी बढ़ाएंगे अपने फ़ोन की, थोड़ा सा डेटा खर्च करेंगे तो पढ़ आएगा समझ में। देखो पहला प्रश्न, देश का पहला ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौक ग्रीन पार्क में फहराया गया था। और ये जो तिरंगा फहराया गया था ना दोस्त, ये फहराया गया था आपका किसके द्वारा? एक थी हमारी सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी, सिस्टर निवेदिता, अर्थात इन्हीं को हम बोलते हैं भगिनी निवेदिता। तो पूछा जाता है भारत का पहला जो तिरंगा है वो किसने फहराया था? भगिनी निवेदिता। जो लोग जानते हो तो वो नोट कर लेना, ये स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। अब जरा इस तिरंगे को ध्यान से देखिए, इसमें आपको ऊपर कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आधे खिले हुए कमल थे, एक इसमें चांद था, एक इसमें सूर्य था, और रंग कौन कौन से थे? हरा, पीला और आपका लाल, और बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम। ये भारत का पहला झंडा है आपका, हालांकि ये अनऑफिशियल था। इसके बाद में दूसरे इस बिंदु पर आएंगे आप। 1907 में मैडम भीकाजी कामा थी और उनके साथ में इस देश से निर्वासित किए गए अंग्रेजी शासन के द्वारा कुछ क्रांतिकारियों ने यह झंडा पेरिस में फहराया था। कहां पर? पेरिस में, बोलेंगे भाई, ठीक है, पेरिस में। और यही झंडा कहां पर फहराया गया था? हमारा स्टुगार्ट में भी फहराया गया था, जर्मनी में, स्टुगार्ट में। तीसरा, ये आपका होम रूल आंदोलन जब देश में चल रहा था तो ये झंडा था जिसमें आपका आप कहेंगे कि भैया 8 सितारे थे, ठीक है, 5 2 7 और 1 8, और जिसमें एक आपका चंद्रमा दिखाया गया था कोने पर ब्रिटिश शासन का। ये तब की बात है जब हम डोमिनियन की मांग कर रहे थे। किसकी? डोमिनियन की डिमांड हम कर रहे थे। समझ पा रहे हैं ना? पहले बार तिरंगा कब? आप छोटे से नोट में लिख सकते हैं, पहली बार 7 अगस्त 1906, कोलकाता पारसी बागान चौक। इसको देख करके अपने नोट्स में ऐड कर लेना है ना, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब उसको वीडियो को बीच में पहुंच के इसमें तब कैप्चर कर लेना, ठीक है बॉस। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप 3 नंबर बिंदु को देखें जरा, 3 के बाद में 3 तो हो गया होम रूल के दौरान। चौथा बिंदु देखो 1921 में, यहां पर आपको क्या दिखता है? यहां पर ये बीच में क्या है जरा बताएं? 1921 में विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक, और आंध्र प्रदेश के इन युवक का क्या नाम है? पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, जो एक किसान भी थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी बहुत भूमिका भी थी साथी। ये कहाँ के थे? आंध्रा के थे, ठीक है। एक वैज्ञानिक भी ये थे,
तो पिंगली वेंकैया ने यह झंडा बना करके महात्मा गांधी जी को दिखाया था। दरअसल में शुरुआत में तो इस झंडे में सिर्फ ये दो रंग थे, लाल और हरा। उसने कहा था लाल रंग आपका जो है ये हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करेगा, और सफेद ये जो हरा रंग है ये मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व करेगा। तो फिर गांधी जी ने उनसे कहा था कि भी इसमें सफेद रंग और होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान है, अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व तो सफेद से दिखाइए, और इसमें एक चरखा भी जोड़िए। तो गांधी जी के कहने के अनुसार फिर ये डिजाइन उन्होंने बनाया पिंगली वेंकैया ने। और यहाँ पर जो ये पूछा जाता है, भारत के तिरंगे में जो चरखा जुड़ा, चरखा चरखा का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? नोट करें भैया इसको। भारत के झंडे में चरखे का जो सुझाव दिया था, तो चरखे का सुझाव दिया था लाला हंसराज ने, लाला हंसराज। ठीक है, लेकिन क्या आज चरखा है हमारे झंडे में? बताएं जरा। आप कहोगे नहीं। 1900 यहाँ पे याद रखना, ये 1921 जो है ना, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो गांधी जी यहाँ पर गए थे, और यही वो विशेष गांधी जी की यात्रा जिसमें गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था। बहुत प्रश्न पूछा जाता है किस वर्ष में गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, जब वो दक्षिण भारत के दौरे पर गए थे। गांधी जी ने खादी पहनना, लंगोटी पहनना कहाँ पर आपका शुरू कर दिया था? तो क्या बोलेंगे, वो 1921 की दक्षिण भारत की ही यात्रा है, जहां पर पिंगली वेंकैया उनको मिले थे। ठीक है। 1931 में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई राष्ट्रीय ध्वज ये हमारा बनना चाहिए। और उसके बाद में क्या हुआ था आपका? 1947 में हमारा आज वाला तिरंगा, आज वाला तिरंगा। ठीक है, लिख चुके हैं छोटे छोटे पॉइंट। मुझे बताएं डिजाइन किसने किया भारतीय तिरंगे को? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया, पिंगली वेंकैया ने। ओके, ध्वज से रिलेटेड और चीजें मैं आपको बता दूं। दो चीजें होती हैं दोस्त, एक तो ध्वज का फहराना, लिखना इसको, ध्वज का फहराना, ध्वज का फहराना, और एक ध्वजारोहण। ध्वजारोहण को हम क्या बोलते हैं? फ्लैग होइस्टिंग। पहले ध्वजारोहण को समझते हैं। आप आरोहण का मतलब समझते हैं? आरोहण, असेंडिंग। जैसे आप एक शब्द सुनते होंगे आरोही, आरोही का मतलब ही क्या होता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग। जैसे पर्वतारोही, तो पर्वतारोही क्या है? जब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यानी कि जब हमारा फ्लैग ऊपर की तरफ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? ध्वजारोहण। जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उससे पहले हम ब्रिटिश हुकूमत का झंडा था, तो ब्रिटिश हुकूमत के झंडे को तो उतार दिया गया और भारत के झंडे को चढ़ाया गया। 15 अगस्त को ब्रिटेन का झंडा उतार करके भारत के झंडे को ऊपर की ओर चढ़ाया गया। यानी कि जब फ्लैग को हम ऊपर की तरफ पहुंचाएंगे एक रस्सी के माध्यम से, तो उसको बोलते ध्वजारोहण। ध्वजारोहण कब होता है जरा बताएं? तो आप बोलेंगे ध्वजारोहण होता है भैया हमारा 15 अगस्त को। 15 अगस्त को, या हम सोच ले पहली बार कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और हमेशा ये होता है कहां पर? अभी वर्तमान में हम बात करें लाल किले पर। पूछा जाता है ध्वजारोहण का कार्यक्रम कहां पर होता है? लाल किला। और लाल किला कहां पर है? नई दिल्ली में। ध्वजारोहण कौन करते हैं? पीएम या फिर प्रेसिडेंट? तो आप बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री। 15 अगस्त को जो झंडा फहराते हैं वो देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फहराते हैं। अब जैसे नाम आ गया लाल किले पर, लेकिन मैं पूछूं 15 अगस्त 1947 को पहली बार जब झंडा फहराया गया था, 15 अगस्त 1947 को, वो प्रिंसेस पार्क में, इंडिया गेट के पास में है, प्रिंसेस पार्क, प्रिंसेस पार्क में आपका पूछा जाता है पहली बार जो आपका तिरंगा था वो लाल किले पर नहीं, प्रिंसेस पार्क में फहराया गया था। क्या बोलेंगे? फहराया तो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? 15 अगस्त 1947 को प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण किया गया। समझ गए मैंने लिख के क्यों मिटाया है? आप भी समझ पाए होंगे। ध्वजारोहण किया गया। एसएससी एमटीएस ने ये प्रश्न पूछा था, बड़ा शानदार प्रश्न था। 4 ऑप्शन उसने दिए थे आपका, लाहौरी गेट करके आपका, और आपका प्रिंसेस पार्क, इंडिया गेट और लाल किला, 4 विकल्प थे आपके पास में। तो प्रिंसेस पार्क में ध्वजारोहण किया गया था। और जब ये 15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण किया गया था, तो यहीं पर सहनाई किसने बजाई थी? फ्लैगोट। सहनाई के सबसे बड़ा नाम है बिस्मिल्लाह खान जी ने। और आपको बड़ी जानकर के खुशी होगी इस बात की कि इसके 50 वर्ष के बाद में भी, यानी 1997 का जो हमारा प्रोग्राम था, तब भी बिस्मिल्लाह खान जी जीवित थे, और इन्होंने 1997 के प्रोग्राम में भी सहनाई बजाई थी। विशेष आग्रह इनसे नेहरू जी ने किया था। ठीक है, तो लाल किले पर होता है नई दिल्ली में, और देश के कौन करेंगे? आपका प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री इसको मनाते हैं। ठीक है, और जब आप थोड़ा महसूस करके देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ पहली बार 15 अगस्त 1947 को, तो ये जो आपका झंडा फहराया गया था, ये किसने फहराया था? नेहरू जी ने। लेकिन नेहरू जी को ये झंडा नहीं फहराना था। ठीक है, ये जो झंडा यहाँ पर फहराने का प्रस्ताव था, ये आपका पड़पोते, ब्रिटेन की महारानी के पड़पोते, यानी कि आप कह सकते हैं पड़पोते क्या, वो उनके पड़नातिन थे, माउंट बेटन को ये फहराने का प्रस्ताव था कि माउंट बेटन। लेकिन यहाँ पर उम्मीद ये थी कि इस प्रोग्राम में लगभग जो है 30,000 लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने की उम्मीद थी। लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुंच गए और माउंट बेटन की बग्गी को घेर लिया। माउंट बेटन को पहुंचने तक नहीं दिया, और नेहरू जी को लोगों ने अपने कंधे पर बिठा करके ऊपर पहुंचा दिया। माउंट बेटन ने तो दूर से ही सैल्यूट किया इस आपका ध्वजारोहण प्रोग्राम को, और नेहरू जी ने इस तिरंगे को फहराया था। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को हमेशा। दूसरी बात आती है ध्वज फहराना। ध्वज फहराना, इसको हम बोलते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। फ्लैग अनफर्लिंग। अब जो फ्लैग अनफर्लिंग होती है साथी, एक इसको कैसे याद रखेंगे? 26 जनवरी को होती है। इसमें आरोहण में क्या होगा?
आरोहण में क्या होगा, ऊपर की ओर तिरंगे को ले जाया जाता है, लेकिन इसमें तिरंगा पहले से ही ऊपर रहता है। आपने अपने स्कूल के प्रोग्राम में भी देखा होगा 26 जनवरी को कि हम तिरंगे में फूल बांध करके उसको पहले से ही ऊपर रखते हैं, और जैसे ही हम उसको खोलेंगे तो वो फूल जो वर्षा होती है, यानी कि इसमें तिरंगा क्या है, पहले से ही ऊपर होता है। और 26 जनवरी 1950 से याद रखेंगे, पहला गणतंत्र दिवस। क्या बोलेंगे? अब मुझे बताओ, जो ध्वज फहराया जाता है ये किनके द्वारा फहराया जाता है? तो याद रखेंगे ये आपका कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति साहब के द्वारा। कर्तव्य पथ पर कौन? देश के राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति। कर्तव्य पथ समझ रहे हैं ना? अच्छा मुझे बताओ, आपसे एक प्रश्न है मेरा कि पहले इसका नाम राजपथ होता था, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किस वर्ष कर दिया गया? आप सब लोगों का आंसर आए तो क्या बोलेंगे आपका? आप कहेंगे भैया कर्तव्य पथ जो है आपका, कर्तव्य पथ 2000 कब से किया गया था? 2022 से। ठीक है, पहले ये होता था राजपथ। पहले क्या होता था? ये राजपथ होता था, और राजपथ ये नाम किया गया था 1955 में। और उससे भी पहले राजपथ जो पहले हुआ करता था उसका नाम होता था किंग्स वे। उससे भी पहले दिल्ली में इस जगह को बोलते थे किंग्स वे, किंग्स का रास्ता, राजा का रास्ता। क्यों? क्योंकि 1911 में, आप सबको पता होना चाहिए, जब जॉर्ज पंचम भारत आया था, तब से इसको क्या बोलेंगे? जॉर्ज पंचम आया था ना, भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी अगले वर्ष से, 1912 में होगी, ये घोषणा करने, तो उस रास्ते को बोला गया किंग्स वे। किंग्स वे। सर इसको इंग्लिश में लिखिए ना बेटा, इंग्लिश में कौन सी चीज़ लिखनी है? कर्तव्य पथ को इंग्लिश में कर्तव्य बोलेंगे। और आप अगर ये राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट नहीं लिखना चाह रहे हैं तो दोस्त, इसी समय पर अपना रुझान इस देश के इंजीनियर बनने की तरफ करिए। ठीक है, किसी मोटर का आविष्कार आप कीजिए ताकि देश को और तरक्की मिले, क्योंकि फिर शायद आप भाषाई रूप लिखने के लिए नहीं बने हैं किसी भी प्रकार से, अगर इतना भर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो। मेरी आपसे विनम्र विनती है, ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चे का जो लाइफ है वो गवर्नमेंट जॉब के द्वारा ही सुधरेगा, कि मैं उसके लिए पढ़ाता हूँ तो सिर्फ एकमात्र रास्ता वही है। हो सकता है आप नासा के लिए काम कर पाएँ। मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, मैं प्लीज़ ना फंसाएं। मैं आपके हाथ पैर जोड़ करके विनती करता हूँ दोस्त, थोड़े से होशियार बनिए। ठीक है, तो इसका नाम पहले क्या होता था? राजपथ होता था। उससे पहले इसको किंग्स वे बोलते थे, और अभी हम इसको बोलते हैं कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पर आपका ध्वज फहराया जाता है। मुझे बताओ, 26 जनवरी 1950 को हम जब आपका साथी विदेश से अतिथि बुलाते हैं, तो पहले गणतंत्र दिवस पर कौन हमारे गेस्ट थे? गणतंत्र दिवस समझ रहे हैं? ये कौन सा हो गया आपका? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हो गया हमारा। और ये क्या हो गया आपका? इंडिपेंडेंस डे। मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता था पहले इंग्लिश के नाम में कि कौन सा रिपब्लिक डे होता है और कौन सा इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, आगे आइए। पहले बोलेंगे भाई, पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि। ये वो चीज़ें हैं जो हम अक्सर अपनी परीक्षा की तैयारी में छोड़ देते हैं और कभी हम उनको पढ़ भी नहीं पाते। पहले गणतंत्र दिवस जब हमारा बना था, यानी कि द गेस्ट ऑन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, तो ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, राष्ट्रपति उनका नाम है सुकर्णो। सुकर्णो। ठीक है, दूसरे पर कौन आए थे? दूसरे गणतंत्र दिवस पर अतिथि, यानी कि गेस्ट ऑन सेकंड इंडिपेंडेंस डे वाज, ये नेपाल के राजा आए थे, तिरुभुवन। तिरुभुवन वीर विक्रम शाह उनका नाम है, तिरुभुवन वीर विक्रम। कौन आए थे? तिरुभुवन वीर विक्रम। और यहीं पे मैं पूछूं, 1900 ये कब का था? 1950 का। ये कब का था? 1951 का था। वो कौन से वर्ष हैं जिनमें हमने गणतंत्र दिवस पर कोई अतिथि नहीं बुलाया? याद रखेंगे दोस्त, 1952, 1952 और 1953 में हमने आपका क्या बोलेंगे, रिपब्लिक डे पर, किस पर बोलेंगे? गेस्ट ऑन द थर्ड रिपब्लिक डे और फोर्थ रिपब्लिक डे, देयर वाज नो गेस्ट। किस वर्ष में? 1952 और 53 में हमने किसी को नहीं बुलाया। पहले इंडिपेंडेंस डे पर हमने आपका सुकर्णो और सेकंड पर आपका त्रिभुवन वीर विक्रम को बुलाया था। मुझे बताओ, अभी 2024 में कौन आया था? तो आप सबको पता होना चाहिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, इमैनुअल मैक्रो। ये बात जानते हैं? जी भैया, ये बात हम जानते हैं। नेशनल फ्लैग की अगर हम बात करें 26 जनवरी को, मुझे बताएं ये जो आपका क्या बोलेंगे 26 जनवरी को जो साथी आपका आयोजन होता है, जो इसको होस्ट करता है आपका, तो कौन करता है होस्ट इसको? कौन सा मंत्रालय भारत का? रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय अर्थात डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री। आप एक बात जानते हो बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे ये बच्चा उस बारे में मैं बात बोल रहा हूँ, आप जो होना चाहते हो वो आप हो सकते हो, बस आपको खुद से एक प्रॉमिस करना, नो कंप्लेंट्स। आप जब जब शिकायत करोगे ना कि मुझे सारी चीज़ें मिल रही है 99%, ये 1% चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, और आपका ध्यान जब उस 1% की तरफ होगा तो आप 99 को खो दोगे। आप जो भी बनना चाहते हो वो आप बन जाओगे, बहुत आसान है। संघर्ष लगेगा, उसमें मेहनत लगेगी, आपका डेडिकेशन कितना है, लेकिन आप वो हो जाओगे। अगर वो नहीं हुए तो उससे बेहतर कुछ हो जाओगे। नकारात्मकता का भाव नहीं है, सकारात्मक ही रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेंगे, ये लिख लो। तो आयोजन कौन करता है? रक्षा मंत्रालय करता है। तो कभी कुछ आप जानते हो ना, जैसे मैं इस वर्ड को नहीं जानता तो लिख लेना है, आज आपके पास इंटरनेट है। ठीक है, और ये जो आपका साथी आयोजन होता है ये कितने दिन होता है? 26 जनवरी को होकर खत्म हो जाता है क्या? नहीं भैया, 26 को भी होता है, 27 जनवरी को भी होता है, 28 जनवरी को भी होता है, और 29 जनवरी इस समारोह का अंत होता है। सेरेमनी का एंड कब होता है? इस सेरेमनी का एंड होता है 29 ऑफ जनवरी को, और इसी दिन को हम बोलते हैं बीटिंग रिट्रीट समारोह।
पूछा जाता है हिंदुस्तान में बीटिंग रिट्रीट समारोह कब मनाया जाता है? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। और एक और बात बता दूं, जो साथी आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आज ही 3 बजे से मैं आपका रोजगार विद अंकित जो मेन यूट्यूब चैनल है उस पर आपका उस प्रैक्टिस सेशन को शुरू कर रहा हूँ। बीटिंग रिट्रीट सेमोरी, क्या बोलोगे? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कब मनाई जाती है? तो आप बोलेंगे 29 जनवरी को, ठीक है। और जो इसका 26 जनवरी को जो आयोजन होता है, यहाँ पर जो परेड चलती है, परेड कहाँ से शुरू करती है चलना, याद रख लेना, वो प्रेसिडेंट हाउस से शुरू होकर के इंडिया गेट तक जाती है। राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाती है परेड, इंडिया गेट, 26 जनवरी पर। बात समझ में आई? अब अभी नहीं बोला ना, नहीं आया मजा, तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। बोलो भाई, बात समझ में आई? सारी चीजें क्लियर हैं? क्या ध्वज का फहराना होता है, ध्वज क्या होता है, ध्वज कैसे बना, ध्वज की जर्नी क्या है। अब इस ध्वज पर विचार करने के लिए ये चीजें यूं ही नहीं आ गई, ये किसकी वजह से आई सारी? ये आई राष्ट्रीय ध्वज तथर्थ समिति की वजह से। उसने जो सुझाव दिए, किस तरह का हमारा तिरंगा होना चाहिए, किस तरह का हमारा उसमें अब क्या ध्वजारोहण होगा, ये सारी बातें उसकी है, ये सब हमको पता होना चाहिए। अभी आया मजा? अब बात करते हैं अन्य समितियों की। तो पहली समिति हो गई, दूसरी समिति थी आपका सदन समिति, अर्थात हाउस कमेटी। क्या बोलेंगे इसको? तो आप बोलेंगे हाउस कमेटी। सदन समिति के प्रमुख कौन थे? तो सदन समिति जो दी गई थी वो पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया, नाम सुना है इनका कभी? जिनको सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 के चुनाव में हरा दिया था त्रिपुरी अधिवेशन में। पट्टाभी सीतारमैया। एक आपका कार्य संबंधी समिति थी, ये छोटी समितियां हैं, नोट करेंगे अच्छे से। कार्य संबंधी समिति, कार्य संबंधी समिति, कार्य संबंधी समिति का मतलब है वर्किंग कमेटी। और जो कार्य संबंधी समिति थी, इसके प्रमुख कौन बनाए गए थे? के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, ठीक है बॉस। चौथी छोटी समिति थी संविधान सभा के कार्यों पर। एक तो कार्य संबंधी थी, एक थी संविधान सभा के जो कार्य हैं, मतलब इंटरनल जो फंक्शन थी वहां की, संविधान सभा के कार्यों पर समिति, संविधान सभा के कार्यों पर, यानी कमिटी ऑन द वर्किंग ऑफ कमिटी ऑन द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली। वो किसके हिस्से थी? वो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, ओके। और एक समिति थी आपका साथी, याद रख लेना, वित्त और कर्मचारी समिति, वित्त और कर्मचारी। ये छोटी समितियां हैं, इनको सिर्फ याद रखना है। फाइनेंस एंड स्टाफ, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी कौन सी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसकी जिम्मेदारी दी गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ओके। एक समिति थी वित्त और कर्मचारी के अलावा नागरिकता, और हाँ, एक नागरिकता और एक उस पर सर्वोच्च न्यायालय, दोनों प्रमुख हैं। नागरिकता, नागरिकता पर तथर्थ समिति। भाई नागरिकता भी तो एक विषय था देश का, सभी विषयों पर बनाई गई थी, यानी कि एडहॉक कमेटी ऑन, एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप। और नागरिकता पर जो ये तथर्थ समिति बनाई गई थी, इसके प्रमुख बनाए गए थे एस वरदाचारी। नागरिकता पर भी, और साथ ही याद रख लेना सुप्रीम कोर्ट पर भी, सर्वोच्च न्यायालय पर तथर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय पर तदर्थ समिति, यानी कि एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट। इसके प्रमुख कौन थे दोस्त? इसके प्रमुख थे एस वरदाचारी, ठीक है। और एक अन्य आपका यही महत्वपूर्ण है, भाषाई प्रांत आयोग, भाषाई प्रांत आयोग समिति। भाषाई प्रांत समझ रहे हो? मतलब हमारे देश में आप जानते हैं हर प्रांत में आपका अलग अलग भाषा थी। लिंग्विस्टिक प्रोविंस, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी। जैसे आप जानते हो कि भाषा के आधार पर हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन भी हुए, और इसके प्रमुख थे एस के धर। लेकिन याद रख लेना, ये कमेटी का गठन जो किया गया था वो 17 जून 1948 को हुआ, कि जब हम भाषाई आधार पर प्रांत पढ़ेंगे ना, तब हमें इसकी जरूरत होगी। जब हम राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे 1953, हम देखेंगे आंध्र प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ था, तो वहां पर हमको एस के धर, वहां पर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि भाषाई प्रांत आयोग पर जो समिति बनी थी उसके प्रमुख कौन थे, तो आप कहेंगे एस के धर, ठीक है। क्या बोलेंगे? आपका कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? बोलेंगे सर जी प्लीज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या कह रहे हैं? प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेन। बच्चा ऐसा मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? देखो भाई, मेरे पास आपका सॉल्यूशन नहीं है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप किसी और को चुन लीजिए। फिर मैं आपके लिए, ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैंने आपका डिस्कस नहीं किया वो इंग्लिश में। मैं, आप ये चाहते हैं मुझसे कि भाई मैं पट्टाभी का नाम भी ऐसे लिखूँ, पट्टाभी, तो आई एम रियली सॉरी।
आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ इस बात के लिए, है ना। मतलब आप खुद भी जो लिख रहे हैं वो भी आप खुद भी लिख रहे हैं हिंदी में ही। चलो कोई नहीं, करेंगे मैनेज, थोड़ा सा और प्रयास करेंगे हम तो आपके समझ में आएगा। ओके, थोड़ा सा और इंग्लिश में बोलेंगे और फिर हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे भैया नहीं इंग्लिश में मत बोलो, हिंदी में बोलो, ठीक है। कितनी कमेटीज थी टोटल? 22 कमेटी थी, जिसमें हमने पढ़ा साथी आपका 8 बड़ी समिति और 8 छोटी समितियों को, जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अन्य मुद्दों पर हमने बात की। कुल कितनी? 22 समितियां थी, प्रश्न करके जाएंगे। ओके, 8 बड़ी समिति, 8 छोटी। सबसे बड़ी ड्राफ्टिंग कमेटी, अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्ट बनाने का काम किया। 6 अन्य सदस्य थे, मैंने बताया 6 के 6 नाम में आपका भगवान जी का नाम आता है, ध्यान से देखेंगे। संविधान का पहला प्रारूप BN राव, उनका जो प्रारूप था वो एक्सेप्ट हुआ क्या? आप बोलेंगे नहीं भैया वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां थी। तो प्रारूप समिति फिर आपका भारत की आज़ादी के बाद में गठित होती है, और इसका जो प्रारूप था वो अंतिम प्रारूप आया 4 नवंबर को, जिसमें आपका मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स करके क्या किया गया, 17 अक्टूबर 1949 को भारत का संविधान नाम दे दिया गया। ओके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वेस्ट बंगाल से चुने गए थे, लेकिन जब भारत का पार्टीशन हो गया तो वो जो आपका जिस क्षेत्र से चुने गए वेस्ट बंगाल में, मैंने आपको बताया कोल्लार और जेसौर से, तो वो क्षेत्र कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया, और इनको फिर बाद में पूना से चुना गया, ठीक है। संघ शक्ति समिति, संघ के लिए को संघ का प्रमुख कौन थे? प्रधानमंत्री नेहरू जी, राज्य नेहरू जी, ठीक है। नियम प्रक्रिया राजा बनाता है, मैंने कहा राजेंद्र संचालन राज्य का राजा करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के किन्होंने बनाए? वल्लभ भाई पटेल जी ने। आप सबको पता होगा कराची अधिवेशन में भी 1931 में किसानों के अधिकारों की मांग किसने रखी थी? सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो वल्लभ भाई पटेल जी को मूल अधिकार, लेकिन इनके लिए 2 सब कमेटीज बनाई गई, अल्पसंख्यक के लिए HC मुखर्जी, ठीक है, किसके, और मौलिक अधिकारों के लिए JB कृपलानी। यहाँ पर बहिष्कृत क्षेत्रों की बात भी की गई, उसको भी हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। प्रांत की जिम्मेदारी किसको दी गई एकीकरण की? वल्लभ भाई पटेल जी को। छोटी समितियों में राष्ट्रीय ध्वज तथर्थ समिति, यानी कि एक एडहॉक कमेटी बनाई गई, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आपका हमने तिरंगे के बारे में बात की। तिरंगे के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अधिकार किसकी वजह से मिले? नवीन जिंदल। ये बात क्लियर है। राष्ट्रीय सम्मान, आप जब किसी आपका जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें उनका सम्मान नहीं करेंगे तो उनके लिए कौन सा एक्ट है हमारे यहाँ? राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 है। ध्वज के बारे में हमने जाना, ध्वजारोहण और ध्वज फहराना। ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947, और आपका ध्वज जो फहरता है वो आपका 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर, और देश के राष्ट्रपति उसको फहराते हैं। 26 जनवरी के आयोजन के बारे में हमने जाना, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, जैसे जिक्र आएगा कि किस तोपों की सलामी या आपका किस तरह से वो सलामी दी जाती है, उस सब की बात भी हम करेंगे किसी दिन, जानते रहेंगे धीरे धीरे। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया, आपका वर्किंग कमेटी कार्य संबंधी समिति KM मुंशी, संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति थी कमेटी ऑन द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली JV मावलंकर। वित्त कर्मचारी राजेंद्र भाई, वित्त कौन देखेगा देश का? कर्मचारी किसके जिम्मे? राजा के जिम्मे। नागरिकता और सर्वोच्च न्यायालय, ये वरदान याद रख लेना, वर्दाचारी। और भाषाई प्रांत के लिए आपका SK धर, ठीक है, बोलेंगे भाई, बोलेंगे भाई, चलें भाई आराम से भाई फटाफट से। सर तदर्थ का क्या मतलब होता है? देखो तदर्थ का मतलब होता है, आप लिख लीजिए जो साथी नहीं जानते, एडहॉक का मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। जैसे आप पढ़ोगे एडहॉक जजेस, तो वे एडहॉक जज लाई क्यों जा रहे हैं? किसी विशेष उद्देश्य के लिए, मान के चलो कभी संख्या कम पड़ गई, एडहॉक बुला लिए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आपका एडहॉक का मतलब भी होता है, लिख लीजिए किनारे पर कहीं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए, फॉर ए स्पेशल ऑब्जेक्टिव, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये एकमात्र शब्द है तदर्थ के लिए, किसी भी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है। बताएं भाई, भारतीय संविधान के मसौदे को पहली बार किसने तैयार किया था? तो तैयार किसने किया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। यहां पर आप गलती कर जाएंगे, BN राव ने तैयार किया था, जो आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ था। देखो अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने कम से कम 4 बार क्लास में बताया है कि मत लिखना, तुम्हें मैं डंडा लेके पढ़ाऊंगा तब तुम ठीक पढ़ोगे। प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? तो पहला प्रारूप कब बना था? जून 1948 में, मई 1948 में, क्या बताया था मैंने? फरवरी में, 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी 1948 को, ठीक है। निम्न में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? बताओ भैया कौन कौन सदस्य थे? गोपाल थे कृष्ण जी के नाम से जी, नेहरू जी थे, आप कहेंगे नहीं भैया कृष्ण जी का नाम नहीं आ रहा है, अल्लादी कृष्ण स्वामी कृष्ण जी का नाम आ रहा है, जी भैया थे, सरदार पटेल कृष्ण जी का नाम आ रहा है, नहीं आ रहा। और कितना आसान चीजें कर सकते हैं भाई, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो क्या बोलोगे? 1 + 6 भैया आपका 7 सदस्य थे, 7। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? मैंने आपसे कहा ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, कितनी समितियां? 22 कमिटीज टोटल फॉर्म की गई थी। DP खेतान की मृत्यु के बाद में प्रारूप समिति का सदस्य किसको बनाया गया था? N माधव राव तो बने थे BL मित्रा की जगह, और आपका DP खेतान जी की डेथ के बाद में TT कृष्णामाचारी को, ठीक है। क्या बोलेंगे? DP के बाद में TT, याद रख लेना, DP के बाद में TT, जैसे होता है ना टीका लगता है, DPT का टीका लगता है ना, डिप्थीरिया, DPT, याद रख लेना। DP की जगह पे कौन थे? TTI। संविधान सभा में इनमें से किस समिति का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया है? जवाहरलाल नेहरू जी के पास में कौन सी समिति नहीं थी? संचालन का काम राजा का, मैंने आपको बताया, स्टीयरिंग किसके हाथ में होता है? राजा के हाथ में होता है। तो राजेंद्र प्रसाद, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारत की संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति,
देखो दोस्त ध्यान देना, मौलिक अधिकार समिति लिखा हुआ है तो वल्लभ भाई पटेल, उप समिति आई ना, समिति और उप समिति यही अंतर है। तो मौलिक अधिकारों के लिए जो थी उसमें जेबी कृपलानी थे या जीवी मालवनकारी, महावीर त्यागी। महावीर त्यागी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाबा साहब को टोक दिया था संविधान सभा में, मैंने कहा था हम भारत के लोग, उन्होंने कहा नहीं इसमें लोगों का प्रतिनिधित्व तो दिखाई नहीं देता, 10% जनता का है। एस के पाटिल नहीं, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब ये समिति है कि उप समिति है, तो आप बोलेंगे ये सलाहकार समिति है। तो मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यकों के लिए किसको दिया गया था? आपका क्या बोलेंगे? आपका सरदार पटेल जी को। किनको? सरदार पटेल जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, 22 जुलाई 1947। भारत के संविधान की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो हाउस कमेटी थी, ठीक है, हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन वाज बी पट्टाभी सीता रमैया, ठीक है, ऐसे समझना कि भैया आपको हाउस बनाना है, सदन बनाना है, तो घर बनाने के लिए जगह तो चाहिए, तो पट्टा तो चाहिए ना जमीन का, तो पट्टा, पहले पट्टा होगा तब आप बनाएंगे घर। भाई जमीन का पट्टा होगा उसी पे तो घर बनाएंगे, जी हाँ। भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? ध्वज संहिता बताएंगे आप एक बार। तो ध्वज संहिता कब आई थी आपका? अब इंपॉर्टेंट बात आ गई, यहाँ तो पेच फंस गया भाई, हमने तो सिर्फ बात कर ली 2002 की, 2002 की। तो अब आप मुझे बताएं ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? तो यहाँ पर अगर आप 15 अगस्त आंसर कर देंगे तो अपने नोट्स में इस बात को लिख लो, वहां पर हमने सिर्फ 2002 क्योंकि हम कोड लिख रहे थे, प्रभावी हमने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप वहीं पर अपने नोट्स में लिख लेंगे कि भैया वो आपका 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है, ठीक है। ईयर पूछा जाए तो 2002 और उसमें भी डेट पूछा जाए तो 26 जनवरी होगी, ओके। रिक्त स्थान अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए फैक्टरिंग रेगुलेशन है क्या? इसके लिए आर्म्ड फोर्सेज है, ये तो 1878 में आएगा आपका, इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, किसके टाइम पे लिटन लेके आएगा, रिपन इसको खत्म करेगा। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान मतलब राष्ट्रीय सम्मान है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर, इसको हमें रोकना। विशल ब्लोअर्स नहीं, ये तो वो जो खुलासे करते हैं। देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना जिसमें ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान शामिल है, के राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय है। तो क्या बोलोगे? 1971। अब बच्चा अगर हम इसको नहीं पढ़ते वहीं पर ध्वज पर, और या हम सिर्फ इतना पढ़ लेते कमेटीज में कि राष्ट्रीय ध्वज समिति के लिए राजेंद्र प्रसाद थे, तो हमारे ध्वज से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। तो कभी भी मैं आपको कुछ चीजें विस्तार से बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम एंड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसके बाद में शायद आपको उन नए प्रश्न जो परीक्षा में अक्सर आपको दिखते हैं वो दिखने बंद हो जाए। उसका कारण यही है कि हम उसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। पिंगली वेंकैया को आज भी किस विशेष कारण से याद किया जाता है? उन्होंने हैदराबाद की आज़ादी में मदद की, नहीं भैया ऑपरेशन पोलो हुआ। उन्होंने गोवा की आज़ादी में मदद की, नहीं भैया उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया जब गांधी जी 1921 में कहाँ आपका मदुरै, या आपका अगर मैं बात करूं विजयवाड़ा, दक्षिण आंध्रा की वो आपका कहाँ पर यात्रा पर गए हुए थे, जहां पर गांधी जी ने अपने क्या कर लिए थे? बाल मुंडवाए थे, ठीक है। गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग रिट्रीट समारोह हर साल निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बीटिंग रिट्रीट अभी देखो रिसेंट पूछा गया, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024, अब भी सिलेक्शन पोस्ट आएंगे एग्जाम, है ना, कैलेंडर आ चुका है, तो आप सब भी देना एग्जाम। तो ये आपका बीटिंग रिट्रीट समारोह है। आज का एक होमवर्क का क्वेश्चन आपको देते हैं, होमवर्क का क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा था, जो आपका साथी बीटिंग रिट्रीट है, बीटिंग रिट्रीट समारोह, जो साथी बाद में कक्षा को देखे तो जरूर बताना, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो होती है वो आपका किस डेट को होती है, किस तिथि को होती है, किस तारीख को, ठीक है, किस तारीख को होती है, ये मेरा आपसे प्रश्न है, ठीक है। और पढ़ने के मामले में बस एकदम से शांत होके आंसर जरूर देना है, ओके। तो जरूर लिखना कक्षा आपको कैसे लगी। ऐसे ही धीरे धीरे साथी हम बढ़ते रहेंगे, और मैंने आपसे सिर्फ एक ही प्रॉमिस किया है कि सिर्फ आपको बढ़ते रहना है। आप जब इसको कंप्लीट प्लेलिस्ट को कर लेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप एक विशेष स्थिति में है, ये आपके भाई का आपसे वादा है। बस जरूरत है तो एकदम से एकाग्र होकर थोड़ा सा गंभीर अपने अध्ययन को लेकर के रहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि भाई दुनिया में सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, आपकी मौज मस्ती भी हो जाए और आपकी पढ़ाई भी हो जाए और आप बहुत चिल भी कर लें अपनी लाइफ को। ये वो समय होता है जिसको आपको क्या बोलेंगे अपने भविष्य निर्माण के लिए देना होगा, शायद उसके बाद ही आप चिल कर पाएंगे। यदि आपने इस समय को चिल करने में दे दिया तो शायद ऐसा हो सकता है फिर पूरे जीवन आप चिल ना कर पाए, ठीक है। या तो 4 साल गवा के पूरे जीवन भर की किल्लत या संघर्ष को पाल लो, या 4 साल मेहनत करके पूरे जीवन की उस चिल परफॉर्मेंस को पालो। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यास्त्र क्लासेज में। थैंक यू।